अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बच्चों, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसके रियल मीनिंग्स क्या हैं, इसको ग्रैस्प करना या समझना बच्चों को ज़रा मुश्किल लगता है। लेकिन आज इस लेक्चर में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इतने सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे कि अगर आप फिज़िक्स में ज़ीरो भी हैं, आपको फ़िज़िक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आता, तो फिर भी आपको ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ज़रूर समझ आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़रा थोड़ा सा हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने के लिए एक थोड़ी सी पहले क्या उसे कहते हैं एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने जहन में, ताकि हम जब उसकी तरफ जाएं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरफ, तो हमें उसको समझने में मज़ीद आसानी हो। ठीक है, देखें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट सपोज़ कि मैं यहाँ पर एक वेव बना देता हूँ जी। ये मेरे पास एक वेव है, ठीक है जी, और ये वेव एक ख़ास रीजन में फैली हुई है। ये रीजन जो है, फ़र्ज़ कर लें ये रीजन है 0 से लेकर D तक। इस रीजन में ये वेव स्प्रेड हुई हुई है, फैली हुई है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताएं इस वेव की पोजीशन क्या है। अब आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को यहां पर पॉज करना है और पहले कमेंट में जाके आंसर करना है, इस वेव की पोजीशन बतानी है, और फिर आपने वीडियो आगे से देखना शुरू करना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो उसका फिर आंसर आ जाएगा ना। अच्छा जी, चले मैं अब इसका आंसर करने लगा। मैं आपसे पूछ रहा था कि बताएं इस वेव की पोजीशन क्या है। ये वेव तो यहां पर भी है, ये वेव यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसका मतलब है कि इस वेव की कोई भी फिक्स या स्पेसिफिक पोजीशन होती ही नहीं है, या है ही नहीं। जहां जहां तक ये स्प्रेड हुई हुई है ना, जिस रीजन में, ये उस रीजन में हर जगह पर ही इसकी पोजीशन है। ठीक है, मसलन वेव की कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती, बल्कि जितने रीजन में या जितनी स्पेस में वेव स्प्रेड हुई हुई होती है, उस रीजन में, उस पूरी स्पेस में ही उसकी पोजीशन होती है। क्योंकि वेव तो यहां पर भी है, वेव तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, सो नो स्पेसिफिक पोजीशन। तो इसका मतलब यह है, अगर मुझे इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना हो, यानी कि इसका मतलब है कि इसकी पोजीशन, इस वेव की जो पोजीशन है उसको मालूम करने में अनसर्टेनिटी ही अनसर्टेनिटी है। मतलब गैर यकीनियत है ना, आप नहीं बता सकते कि इसकी पोजीशन कहां पे है। ये जिस रीजन में जहां तक फैली हुई है वो सारी ही इसकी पोजीशन है, कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। तो अगर मैं इस अनसर्टेनिटी को कम करना चाहूं और मैं ये देखना चाहूं, इसकी पोजीशन को कहीं फिक्स करना चाहूं, कुछ बेहतर करना चाहूं, तो मेरे पास क्या तरीका है। वो तरीका है, हमें इस वेव को लोकलाइज करना होगा, हमें एक वेव पैकेट बनाना होगा। क्योंकि जब आप वेव पैकेट बनाते हैं तो वेव लोकलाइज हो जाती है। जब वो वेव लोकलाइज हो जाती है तो फिर आप उसकी पोजीशन के बारे में थोड़ी बहुत सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं, यानी कि आप इस अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। अब ये वेव को लोकलाइज कैसे किया जाता है और ये वेव पैकेट क्या होता है। मैं ऐसा करता हूं कि जिस तरह मेरे पास ये एक वेव है, मैं इस तरह की और दूसरी वेव्स ले लेता हूं। जो इंफॉर्मेशन इस वेव के अंदर है वही इंफॉर्मेशन बाकी वेव्स में भी है, तो मैं इस तरह की कोई 3-4 और वेव्स ले लेता हूं और इन सारी वेव्स को मैं आपस में मिला देता हूं। इनको आपस में मिलाने से मेरे पास जो रिजल्टिंग वेव फॉर्म बनेगी, ठीक है जी, वो मेरे पास कोई इस किस्म की वेव फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब देखें, इस वेव फॉर्म में और इस वेव फॉर्म में फ़र्क है। यहां पर जितनी भी हमारी पीक्स हैं, उन पीक्स की हाइट बराबर है, इसलिए कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है। लेकिन यहां पर देखें, ये एक पॉइंट हमें मिल गया, ये एक पीक हमें मिल गई, इसका मतलब है ये पीक्स जो बाकी पीक्स हैं उनसे बड़ी है। इसका मतलब है कि यहां पर जो हमारी वेव की पोजीशन है, ठीक है, वो ज़्यादा सर्टन है बाकियों की निस्बत, क्योंकि यहां पर पीक आ रही है। अभी भी हम 100% तो नहीं बता सकते पोजीशन के बारे में, लेकिन थोड़ी बहुत सर्टेनिटी के साथ ये कह सकते हैं कि यहां पर जो पोजीशन है वो बाकियों से ज़्यादा एक्यूरेट है, बाकी पोजीशन से ज़्यादा एक्यूरेट है। बात समझ आ रही है। तो बच्चों, हमारे क्वांटम पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, बाकी भी जितने क्वांटम पार्टिकल्स हैं, हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स जब मूव कर रहे होते हैं तो ये बिहेव कर रहे होते हैं एज अ वेव।
इनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसे हम डी ब्रॉय वेव कहते हैं, और अगर उस वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किया जाए तो वो हमें उस पार्टिकल की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम इन पार्टिकल्स की बात करें तो ये पार्टिकल्स भी जब मूव कर रहे होते हैं तो दे आर बिहेविंग लाइक वेव्स। अगर ये वेव की तरह बिहेव कर रहे होते हैं तो फिर हम इनकी पोजीशन के बारे में 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते। ठीक है, आप पोजीशन मालूम करना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उस वेव को लोकलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अब दो बातें हमने जहन में रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात तो यह है कि वेव जब पार्टिकल जब एज अ वेव बिहेव करते हैं तो उनकी पोजीशन के बारे में हम पूरे डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकते, यानी कि हम 100% दुरुस्ती के साथ 100% दुरुस्ती के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि पार्टिकल्स बिहेव कर रहे होते हैं एज अ वेव और वेव्स की पोजीशन के बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। बात समझ आ रही है? नंबर 1, इसका मतलब है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है इसका ताल्लुक मेजरमेंट के साथ नहीं है। ये जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ रही है ये किस वजह से आ रही है? ये आ रही है ड्यू टू द वेव नेचर। इसका मतलब है कि पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आ रही है ये किस वजह से आ रही है? ये वेव नेचर की वजह से आ रही है, ना कि ये हमारी मेजरमेंट की वजह से आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ, यानी कि आप जितनी मर्जी एक्यूरेसी के साथ पोजीशन फाइंड कर लें फिर भी आप 100% एक्यूरेसी के साथ पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। मेरा ख्याल अब आपको बात समझ आ गई होगी कि जब किसी वेव की पोजीशन मालूम करनी होती है तो कैसे मालूम करनी होती है। ठीक है, किस तरह से वेव पैकेट बनाया जाता है, उस वेव को कैसे लोकलाइज किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हमें यही बताता है कि आप 100% दुरुस्ती के साथ पोजीशन या कोई भी जो प्रॉपर्टी है जो क्वांटम पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है, जिस तरह पोजीशन है या मोमेंटम है, आप एक्यूरेसी के साथ तो मालूम कर सकते हैं लेकिन फिर भी 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती। उसकी वजह ये होती है कि अगर कोई पार्टिकल एज अ वेव बिहेव कर रहा है तो वो पार्टिकल एक वक्त में एक से ज़्यादा जगहों पर हो सकता है, तो उसकी जो पोजीशन है या उसकी जो स्टेट है वो बहुत सारी स्टेट की सुपर पोजीशन होती है। इस तरह चूंकि पार्टिकल एक वक्त में एक से ज़्यादा जगहों पर है तो जो भी उसकी पोजीशन होगी वो बहुत सारी पोजीशंस की सुपर पोजीशन, यानी कि बहुत सारी पोजीशन को मिलाने से जो सुपर पोजीशन होगी वो उसकी पोजीशन होगी उस पार्टिकल की। अब बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हाँ हमारी मेजरमेंट में कोई ख़राबी है, या ये प्रिंसिपल का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसमें हम मेजरमेंट करते हैं, हम जितने मर्जी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आ जाएं फिर भी हम 100% एक्यूरेसी के साथ पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ताल्लुक मेजरमेंट के साथ या इंस्ट्रूमेंट के साथ या हमारे साथ तो है ही नहीं। इसका ताल्लुक किसके साथ है? इसका ताल्लुक है वेव नेचर के साथ। बात समझ आ गई? तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था जो हमने बनाया ताकि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझ सकें। अब चलते हैं हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरफ, और उसकी जो पहली फॉर्म है, उसकी जो पहली शक्ल है वो है पोजीशन एंड मोमेंटम फॉर्म। इसको हम कहेंगे पोजीशन मोमेंटम फॉर्म। ठीक है, हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास, अच्छा ये अब ये जो पोजीशन मोमेंटम फॉर्म है इसका मतलब ये है कि हम एक ही वक्त में पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर आप पोजीशन को एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम में एक्यूरेसी कम हो जाएगी, अगर आप मोमेंटम को ज़्यादा एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन में एक्यूरेसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक गिवन रीजन में, कोई भी आपका रीजन है उसमें मूव कर रहा है, और आसानी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। सो उसकी वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट है और वो है एक्स कंपोनेंट, उसके डिस्प्लेसमेंट का भी, उसकी पोजीशन का भी एक ही कंपोनेंट है और वो है एक्स कंपोनेंट। ठीक है, अब हम इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करना चाहते हैं। चूंकि ये बिहेव कर रहा है एज अ वेव, सो इसका मतलब है कि ये एक जगह पर तो नहीं है, ये इसकी पोजीशन बहुत सारी जगहों पर एक ही वक्त में हो सकता है, क्योंकि ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है ना, और वेव एक ही वक्त में बहुत सारी जगहों पर हो सकती है, उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। क्लियर होगी बात?
सो अब हम इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालना चाहते हैं और हम इसकी पोजीशन मालूम करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फोटॉन यूज़ करेंगे। देखें, जब बात आती है ना फोटॉन की, तो फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वांटा है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में होती है, जिसको हम फोटॉन या एनर्जी क्वांटा कहते हैं। तो जब लफ्ज़ फोटॉन आता है, असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, फोटॉन तो उसका नुमाइंदा है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। सो यहाँ पर मैं एक सिंगल फोटॉन यूज़ कर रहा हूँ, किस लिए, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करने के लिए। ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन से कुलयन करता है और कुलयन करने के बाद हम इस फोटॉन को रिसीव करते हैं। अब इस फोटॉन के अंदर छुपी हुई है इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम पोजीशन में एक्यूरेसी लाना चाहते हैं। देखिए ज़रा, पहले ज़रा इस बात को समझ लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको ये बात समझाई थी। ठीक है, अब ये फोटॉन जो है, फ़र्ज़ कर लें कि इतने रीजन में स्प्रेड हुआ हुआ है, ये फोटॉन जो है इतने रीजन में स्प्रेड हुआ हुआ है ये। ठीक है, इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन की इंफॉर्मेशन है वो इस रीजन में है। ठीक है, लेट सपोज कि ये रीजन जो है, ये रीजन की लेंथ जो है वो डेल्टा एक्स है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि पोजीशन में एक्यूरेसी लाएं, पोजीशन में अनसर्टेनिटी को कम करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वेव का, यानी कि ये जो फोटॉन है, फोटॉन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका जो स्प्रेड है इस रीजन में, इस स्प्रेड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसे हमें लोकलाइज करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं, हमें इसकी जो वेवलेंथ है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब वेवलेंथ हम जितनी कम करेंगे, इसका जो स्पेस में या इस रीजन में या किसी भी रीजन में इसका जो स्प्रेड है वो उतना ही कम हो जाएगा। सो हम चाहते हैं कि इस वेव का, ये जो फोटॉन है, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके पास अब हमारे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की इंफॉर्मेशन है, इसका स्प्रेड जितना कम होगा, ठीक है, ये डेल्टा एक्स जितना कम होगा, हमारी पोजीशन में उतनी ही एक्यूरेसी आएगी। अब इसका स्प्रेड हम कम कैसे कर सकते हैं, हम इसकी वेवलेंथ को कम कर देते हैं। ठीक है, अब वेवलेंथ को जितना कम करेंगे, ये स्प्रेड उतना ही कम हो जाएगा, इसका जो स्प्रेड है स्पेस में वो उतना ही कम हो जाएगा और हमारी जो पोजीशन की इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती जाएगी, क्योंकि अब ये जो पोजीशन की इंफॉर्मेशन है ये क्या होती जा रही है, लोकलाइज होती जा रही है। लोकलाइज होने का मतलब है कि थोड़े कम रीजन में ये इसका जो स्प्रेड है वो कम रीजन में होता जा रहा है। जब ये रीजन कम होता जा रहा है तो पोजीशन हमारी क्या होती जा रही है, एक्यूरेट होती जा रही है। और ये रीजन कम कैसे हो सकता है, ये रीजन कम हो सकता है अगर हम इसकी वेवलेंथ को कम कर दें। इसका मतलब है कि जो पोजीशन की इंफॉर्मेशन है इसका डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ है, वेवलेंथ के साथ है। आप पोजीशन को जितना ज़्यादा एक्यूरेट करना चाहते हैं, वेवलेंथ को उतना ही कम कर दें। ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन। अब ये वेवलेंथ जितनी कम होगी, पोजीशन में अनसर्टेनिटी उतनी ही कम हो जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमने पढ़ा है कि मोमेंटम जो होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय रिलेशन, डेल्टा पी इज एच ओवर लैम्बडा। अब देखें, आप वेवलेंथ जितनी कम करते जाएंगे ना, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी उतनी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, अगर आप इस फोटॉन की वेवलेंथ कम यूज़ करेंगे, कम वेवलेंथ वाला फोटॉन लेंगे, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जब एनर्जी ज़्यादा होगी और वो इलेक्ट्रॉन के साथ कुलयन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा। जब उसका मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा तो ऑब्वियसली उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा आ जाएगी। और मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ आप जितनी कम करते जाओगे, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी उतनी बढ़ती जाएगी। सो ये मोमेंटम में अनसर्टेनिटी और ये पोजीशन में अनसर्टेनिटी। इसका मतलब है कि एक ही वक्त में अगर मैं पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम करूंगा तो मैं वेवलेंथ कम करूंगा, वेवलेंथ कम करूंगा तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर मैं मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम करना चाहता हूं तो मैं वेवलेंथ को क्या करूंगा, ज़्यादा करूंगा। वेवलेंथ ज़्यादा करूंगा तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में आप एक चीज़ में अनसर्टेनिटी कम करेंगे, दूसरी में बढ़ जाएगी। तो टोटल अनसर्टेनिटी आप कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये हमारे पास है लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय एच ओवर लैम्बडा, ये लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो गया। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम, ठीक है, इक्वल टू एच है,
या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि दोनों को अगर आप एक ही वक्त में मेजर करने की कोशिश करेंगे तो जो टोटल अनसर्टेनिटी आएगी या तो वो h के बराबर आएगी या h से ज़्यादा आएगी। इसका मतलब है कि h एक लिमिट है, एक्यूरेसी की लिमिट है। यानी कि किसी भी मेजरमेंट में जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आ सकती है वो h के बराबर, h से कम इस नंबर से कम आप नहीं जा सकते। तो ये एक अपर लिमिट लगा दी हमने एक्यूरेसी के ऊपर, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्यूरेसी हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। बात समझ आ रही है कि मैक्सिमम जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी जो है हमारी, एरर जो है हमारा या तो इसके बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा। एरर h से कम एरर नहीं होगा, एरर हमारा h से कम नहीं। तो h क्या है, एक अपर लिमिट है हमारी मेजरमेंट के ऊपर कि इतनी ही एक्यूरेट आपकी मेजरमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये है जी हमारी पोजीशन मोमेंटम फॉर्म ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो है हमारे पास एनर्जी और टाइम फॉर्म, एनर्जी एंड टाइम फॉर्म। अब ये फॉर्म क्या है, देखें आपने पढ़ा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत, उसकी जो डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं, जब वो एटम में होता है या एटम से वो फ्री भी होता है, ठीक है, जिस तरह हमने एनर्जी बैंड थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। अगर वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बन जाता है तो इसके बावजूद भी उसकी बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स होती हैं, और अगर वो एटम के साथ अटैच है तो वहाँ पर भी इवन एक ऑर्बिट के अंदर रहते हुए, एक शेल के अंदर रहते हुए इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट्स हो सकती हैं। तो फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारी मुख्तलिफ एनर्जी स्टेट्स हैं। ये एनर्जी स्टेट जो है इसकी एनर्जी E0 है, इसकी एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी E2 है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट में कितनी देर रहता है और उस एनर्जी स्टेट से वो लोअर एनर्जी स्टेट में डिके कर जाता है या उससे वो हायर एनर्जी स्टेट में जाता है कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करके। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी भी स्टेट में कितनी है और वो कितनी देर तक उस स्टेट में रहा, उस स्टेट में रहने का टाइम और उस स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली आप एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर आप ये मेजर करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है किसी भी स्टेट में वो कितनी है, अगर आप इसमें एक्यूरेसी लाएंगे तो उस स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितनी देर रहा उस टाइम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यानी कि एनर्जी की जो वैल्यू है इसमें अगर आप एक्यूरेसी लाएंगे तो इसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप टाइम मेजर करना चाहेंगे कि कितनी देर वो किसी एक स्टेट में रहता है तो फिर आप एनर्जी के बारे में ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। तो जितना आप एक चीज़ के बारे में सर्टन होते जाएंगे दूसरी के बारे में अनसर्टन होते जाएंगे। जितनी एक चीज़ में दुरुस्ती आती जाएगी दूसरी में उतनी ही जो एक्यूरेसी है वो कम होती जाएगी। सो ये भी उसी तरह से हमारे पास एज के बराबर है। तो ये कहलाती है इसकी एनर्जी और टाइम फॉर्म और ये कहलाती है इसकी पोजीशन और मोमेंटम फॉर्म। सो ये है जी हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमने इसको डिस्कस किया है सिर्फ एफएससी के स्कोप तक और सारा कंसेप्चुअल डिस्कस किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो हमारा एक और लेक्चर भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड हुआ है। थैंक यू, लव।